नमस्कार। OTT इंडिया की विशेष पेशकश द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। द सक्सेस स्टोरी में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है प्रदीप जैन। जी हाँ, प्रदीप जैन जी की हम बात करें तो आज से 100 साल पहले तकरीबन उनका परिवार राजस्थान के जोधपुर से गुजरात में आया और उस यात्रा की हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल पहले जब वो गुजरात में आए तो किस तरह से उनके परिवार ने यहाँ पे संघर्ष झेला। उस संघर्ष के बाद में गुजरात के अंदर किस तरह से उनका पूरा परिवार यहाँ पर सेटल हुआ, किस तरह से राजस्थान से आने के बाद गुजरात में परिवार ने संघर्ष झेला और किस तरह से गुजरात के रंग में और राजस्थान गुजरात की जो हम बात करें एक जुड़े हुए राज्य हैं, तो किस तरह से यहाँ पर उनका पूरा परिवार जुड़ गया गुजरात की भूमि से। हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप जैन साहब हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है OTT इंडिया में। सर, पहला ही सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि 100 साल तकरीबन कैसे राजस्थान के जोधपुर से गुजरात, आपके दादा की हम बात करें, कैसे यहाँ पर आना हुआ और किस तरह से यहाँ पर शुरुआत उन्होंने की? करीबन 1925 के आसपास मेरे दादाजी धनराज जी गणेशमल जी जोधपुर रहते थे। काम की तलाश में वो यहाँ अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आने के बाद अहमदाबाद में उस वक्त एक ही एरिया ऐसा था कि जिसमें ज़्यादातर मारवाड़ी परिवार बसते थे, व्यवसाय करते थे। जी। तो मेरे दादाजी यहाँ अहमदाबाद के माधुपुरा विस्तार में, जहाँ कपड़े की बहुत सारी मारवाड़ियों की दुकान है, वहाँ एक दुकान के अंदर उन्होंने नौकरी की शुरुआत की। कई सालों तक उन्होंने नौकरी की। पहले तो ऐसा होता था कि जहाँ नौकरी का स्थान है आपका, या तो इसके ऊपर या उसके एकदम नज़दीक में आपका रहने का भी था। तो हमारे दादाजी का भी रहना माधुपुरा एरिया में, जहाँ दुकान थी, जहाँ दुकान में काम करते थे, उसके नज़दीक में ही माधुपुरा मार्केट हुआ करता है, प्रोविज़न्स आइटम का, करियाना के आइटम का, और नीचे व्यवसाय और ऊपर रहने का। एक कमरा, रसोई, इतना छोटा सा मकान था और वो वहाँ रहते थे। मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे जी। उसमें से 3 पुत्र दादाजी के साथ कपड़े की दुकान में भी काम करते थे। जी। दादाजी काम करते करते जहाँ पहले नौकरी करते थे, उनके मालिक ने वो व्यवसाय बंद करने का सोचा। तो दादाजी ने बोला कि इतनी जमी जमाई दुकान है जी। तो लाओ एक प्रयत्न करते हैं जी। और उन्होंने उनसे वो दुकान परचेज़ की, और वो भी हफ्ते से, क्योंकि एक साथ में इतने पैसे तो थे नहीं जी। तो हफ्ते से वो परचेज़ की और जोधपुर वाला के नाम से वो दुकान की शुरुआत की। उस वक्त संयुक्त परिवार हुआ करता था, एक ही कमरे में, जैसे मैंने बताया, सब लोग रहते थे। और मारवाड़ियों की सामान्य मानसिकता वैसी रहती है, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम आते हैं तो स्वाभाविक है कि पैसे कमाने की बात होती है। जी। तो दादाजी के तीनों बच्चे जो थे वो दादाजी के साथ व्यवसाय में लगे। जी। और मेरे पिताजी, जिनका नाम ज्ञानचंद जी जैन है, वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। जी। प्रदीप जैन साहब, आपके पिताजी की हम बात करें, 3 भाई कपड़े के व्यापार में, और आपके पिताजी शिक्षा ज़्यादा उन्होंने ली कि शिक्षा से, तो क्या ऐसा टर्नआउट था कि आपके पिताजी शिक्षा क्या उन्होंने ली, उन्होंने क्या शुरुआत की जब, क्योंकि पूरा परिवार कपड़े के व्यापार से जुड़ा हुआ है, और आपके पिताजी जो हैं वो एक अलग कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो क्या समय था? जी, ये समय था करीबन 1950-52 के आसपास का समय था। जी। पिताजी के मन में पहले था कि मैं शुरू से ही पढ़ाई करूँगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी पार्ट लूँगा। उन्होंने लंबी सोच के
कि पढ़ाई करने से आगे वाले जीवन में काफ़ी कुछ सहूलियत रहेगी और पढ़ाई करने से ही समाज में एक स्थान प्राप्त होता है। पर चूँकि हम मारवाड़ी परिवार थे तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में पूरा संयुक्त परिवार होने से घर खर्च का भी प्रश्न आता था जी। परंतु मेरे दादाजी का हमेशा हौसला बढ़ाने वाला काम पिताजी के लिए रहा है और उन्होंने कहा है, बाकी के भाइयों को भी कहा कि कोई बात नहीं, इसका खर्च मैं चलाऊंगा, पर इसको पढ़ने दो, इसकी पढ़ने की इच्छा है। तो मुझे याद है पापा बात करते थे कि 1956 में 1956 में जी। वो माधोपुरा से साइकिल पे जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते थे। उस वक्त साइकिल पे ही जाना आना होता था और ऐसे संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई की और मारवाड़ी होने के नाते कम आयु में पापा की शादी भी हो गई। जी। तो घर के अंदर एक मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ, अलग तरीके से नहीं। हर परिवार में होता है कि बाकी के लोग कहते हैं कि अरे ये कमाता वमाता कुछ नहीं है, शादी भी हो गई है उसकी और ईश्वर की कृपा से मेरा जन्म भी हो गया था, मैं 1-2 साल का भी था जी। तो दादाजी को सब लोग बोलते थे कि ये कमाता कुछ नहीं है और देखो शादी भी हो गई तो बच्चे भी हो गए, तो ये कौन करेगा, कैसे करेगा। और उस वक्त मुझे मालूम है कि पिताजी का ससुराल मतलब मेरा ननियाल जी। ब्यावर है जी। तो ब्यावर जब वैकेशन में हम जाते थे जी। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक स्थिति थी नहीं जी। तो ननियाल में जाते हैं तो एक मम्मी को भी इच्छा रहती थी कि भी कुछ नए कपड़े वहाँ लेके जाए और वहाँ के लोगों को मालूम नहीं पड़े कि वो यहाँ क्या स्थिति में रहते हैं। तो मुझे याद है पापा बात करते थे कि लाल दरवाज़ा के अंदर वो 4 आना 8 आना में कपड़े मिलते थे नए, तो वो करीबन महीना 2 महीना चलते थे, 2-3 बार धोते थे, पर कम से कम वहाँ तो बात रहेगी कि भाई ये नए कपड़े लेके आए हैं करके। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को पापा ने पढ़ाया और उस वक्त भी पापा तो पढ़े ही पढ़े, पापा की भी इच्छा थी कि हम अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। तो लाल दरवाज़ा हमको एक इन्फेंट स्कूल करके थी तो उसमें उन्होंने रखा और हम माधोपुरा से वहाँ लाल दरवाज़ा टांगे के अंदर घोड़ा गाड़ी में हम पढ़ाई करने के लिए हम जाते थे। पर चूँकि मैंने पहले बताया कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी तो कुछ समय बाद वो पढ़ाई में से अंग्रेजी माध्यम में से हमको उठा दिया और फिर हम गुजराती मीडियम की स्कूल में हम यहाँ पढ़े। प्रदीप साहब, ये जो आपने बताया कि पिताजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका दाखिला कराते हैं, पैसे की कमी और उठा के फिर गुजराती में डाल दिए, तो जब ये हुआ, सिचुएशन हुई, तो क्या कुछ उस टाइम पे भाव आया था मन में उस समय जब कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और अब मुझे यहाँ ला दिया गया है, उस समय क्या मानसिक स्थिति हुआ करती थी आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अमित भाई। पापा के मन में सबसे पहले यही था कि मैं खुद पढ़ूंगा और मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा जी। उसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा जी। मुझे याद है कि वकालत की पढ़ाई करने के बाद पापा एक वकालत की फर्म के अंदर काम पे रहे, जॉब की उन्होंने बताया कि आपको हम सेल्स टैक्स के बारे में हम सिखाएंगे और हमको उसी के लिए आवश्यकता है। तो उस वक्त पापा ने बहुत बड़े हिम्मत से उनको बताया कि मैं ये काम तो करूँगा ही आपका, पर मुझे इनकम टैक्स का भी काम साथ में सीखना है तो ही मैं यहाँ रहूँगा। तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप कर सकते हैं, पर ऑफिस आवर्स के बाद, कामकाज के समय के बाद आप आके कर सकते हैं। तो दिन भर तो पापा सेल्स टैक्स का पूरा काम करते थे। उस वक्त आने जाने के साधन नहीं थे तो सिटी में से घर पे पैदल आते थे, खाना खा के रात को वापस 8 बजे जाते थे। 8 से 11 बजे तक अमित भाई वो इनकम टैक्स की फाइलें जो उस फर्म में थी उसको देखते थे, पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन साहब से पूछते थे। ऐसे कुछ वर्षों तक उन्होंने कड़ी मेहनत उसमें की और बाद में उन्होंने स्वतंत्र अपना खुद का वकालत का व्यवसाय शुरू किया और हम बच्चों को पढ़ाया। तो हमने भी यही शिक्षा पाई कि पापा का एजुकेशन के प्रति इतना लगाव और साथ में कुछ करने की तमन्ना और समाज को वापस देने की भी तमन्ना। वो यहाँ माधोपुरा में रह के सब लोगों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए भी प्रमोट करते थे, उनके साथ संबंध बनाते थे और कुछ ना कुछ समाज को देना, ये मानसिकता उनमें भी थी। जैन साहब, ये बात तो आपकी वो यात्रा की रही, आपके दादा पिता और
अब आपकी हम बात करें, जब आप जन्म से लेके पढ़ाई की काल की हम बात करें, जब युवा आप हुए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर भी आप जुड़े, पढ़ाई भी चलती थी और विद्यार्थी परिषद, बड़े बड़े नेता जो मैं बात करूंगा आपके दौरान उस समय अमित भाई शाह जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो हों, या चंद्रकांत दवे की हम बात करें वो भी काफ़ी पुराने नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता जो आपके साथ थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये पढ़ाई के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाने का कैसे ये प्लान हुआ आपका? जी, जैसे पिताजी के मन में जी पढ़ाई के बारे में और समाज के लिए जो भाव मन में था वही भाव मुझ में आया। जी मैं भी जब कॉलेज में था तब से मेरे मन में ये भाव था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा काम करना है जिससे समाज जीवन में हम कुछ वापस दे सके। वो युवा प्रवृत्ति हो, तो मन में ऐसा भाव था। तो मैं विद्यार्थी परिषद के उस वक्त भी जब मैं पढ़ाई करता था तभी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उनके फ्री कोचिंग क्लासेस चलते थे। जी यहाँ जो एक नारायणपुरा विस्तार करके है, जी तो उस फ्री कोचिंग क्लासेस में मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाता था। और वो जाते जाते वो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चलता था। तो उस कार्य के अंदर मैं कैसे जुड़ गया ये मुझे भी नहीं मालूम, और पढ़ाई के साथ साथ समाज जीवन का काम मैंने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से शुरू किया। और जब तक मेरी वकालत की पढ़ाई ख़त्म हुई वहाँ तक मैं विद्यार्थी परिषद का अहमदाबाद शहर का मंत्री भी रहा। जैसे आपने जिक्र किया कि वर्तमान देश के गृह मंत्री से अमित भाई शाह और बाकी के कई लोग भी, गौतम भाई शाह यहाँ अहमदाबाद के मेयर वगैरह भी रहे, वो भी सब मेरी टीम में थे साथ में। मैं अहमदाबाद शहर का जिम्मा संभालता था, बाकी के कार्यकर्ता मेरे साथ में थे, और उस तरह से ये यात्रा चल पड़ी। विद्यार्थी परिषद का काम करते करते मन में एक राष्ट्रीयता का भाव भी उस वक्त मन में पनप रहा था। जी तब मन में आया कि अब आने वाले जीवन में जब मैं सांसारिक जीवन में जाऊंगा, आगे पढ़ाई ख़त्म हो गई है, मैं भी कोई आर्थिक उपार्जन करूंगा, तो उस वक्त भी अलग से कुछ जीवन में होता नहीं है, सब कुछ साथ में ही होता है। तो मैंने सोचा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको वर्तमान में आरएसएस के नाम से भी पहचाना जाता है, जी एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे मन का संतोष भी मिलता है और समाज जीवन में काफ़ी कुछ काम उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो उसके पश्चात मैं 1985 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में जुड़ा और क्रमशः मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, भाग कार्यवाह, प्रांत की जिम्मेवारी, सह प्रांत प्रचार प्रमुख, प्रांत प्रचार प्रमुख, ये करते करते संघ काम में मैं आगे बढ़ा। जी जैन साहब, ये बात तो आपने बताई किस तरह से ये विद्यार्थी परिषद और संघ की, पर सवाल ये भी आता है कि जब आप समाज के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्रीयता की बात आपने कही, तो जो राजस्थान के संघ की हम बात करें, जो जैन मारवाड़ी जैन युवा जो संघ है आपका, इसमें कैसे जुड़ने का आपको मौका मिला और वहाँ क्या एक्टिविटी की? और आप अभी भी लगातार 2 साल से उसके दो टर्म से बार बार उसके अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, तो ये कैसा रहा? क्योंकि राजस्थान के लोगों को एकजुट करना, क्योंकि जो गुजरात में रह रहे हैं उन्हें यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समाज में वो भी आगे बढ़ें। राजस्थान और गुजरात की जो एक तहजीब है वो यहाँ पे रहे, तो वो उसमें किस तरह से आपने काम किया? आरएसएस का काम करते करते जी संघ में समाज जीवन के जितने भी तबके हैं जी सबको जोड़ने की बात करते हैं। जी तो आयु के एक पड़ाव पे आने के बाद सोचा कि हम राजस्थान से आए हैं, जी बहुत लोग अहमदाबाद में राजस्थान से आए हैं, अलग अलग एक्टिविटी भी चल रही है। जी तो मैंने देखा कि मारवाड़ जैन संघ ऐसा है कि जिसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है, जी तो उससे मैं जुड़ा। और जुड़ने के बाद मुझे लगा कि और भी कुछ अच्छा उसमें हो सकता है। काफ़ी कुछ अच्छी एक्टिविटी होती थी, जोड़ने का काम वगैरह भी होता था, पर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का भी काम उसमें होना चाहिए और त्वरित गति से होना चाहिए। इस सोच के साथ मैं मारवाड़ जैन संघ के साथ जुड़ा और मारवाड़ जैन संघ में एक विचार मैंने रखा कि पूरे साल के दौरान हम यहाँ राजस्थान से आते हैं,
आर्थिक उपार्जन भी करते हैं, जी पर सिर्फ खाना खाना, सिर्फ छोटी मोटी एक्टिविटी करना ऐसा नहीं, पर वर्तमान जो प्रवाह है उसके साथ में जुड़ के एक एक्सक्लूसिवली बाहर आके, उभर के आके काम करना। तो मुझे टीम भी ऐसी मिली कि सब कार्यकर्ता के अनुभवी कार्यकर्ता थे, और हमने सोचा कि वर्ष के दौरान हम ऐसी कुछ काम करेंगे कि जो यहाँ से गुजरात की भूमि से भी जुड़ा हुआ काम हो, और हमारा कल्चर भी हम कैसे संजो के रखें और उसको आगे बढ़ाएं। जैसे वर्ष की शुरुआत में गुजरात में गरबा का बहुत बड़ा महत्व है, तो गरबा का कार्यक्रम आया, तो हमने सोचा कि भाई हम मारवाड़ जैन संघ की ओर से गरबा का कार्यक्रम करेंगे। तो पहली बार हमने बड़े पैमाने पे गरबा का कार्यक्रम किया। पूरे संघ के सभी सदस्यों ने उस काम में हिस्सा लिया और बड़ा सक्सेस उस कार्यक्रम को किया। फिर हमने सोचा कि हम लोग अभी जो यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कम्युनिटी है, तो क्यों ना बिज़नेस टू बिज़नेस मीट का कार्यक्रम किया जाए। जी। तो ये विचार भी मैंने रखा और मेरी पूरी टीम ने एक साथ में कहा कि हाँ, ये कार्यक्रम कर सकते। तो हमने यहाँ होटल हयात के अंदर B2B का कार्यक्रम किया। उसमें हमने यहाँ के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पथिक पटवारी को बुलवाया और वो भी आए। तो यहाँ के लोगों को भी जोड़ना, अपना बिजनेस भी बढ़ाना, अपनी कम्युनिटी में ही वो बिज़नेस हो उसका भी सोचना, ये भी थोड़ा सोच के हमने ये कार्यक्रम किया। फिर मन में आया कि हम इतने सालों से मारवाड़ जैन संघ यहाँ है, आधे लोगों को ये मालूम नहीं था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमने पहली बार 5 दिन पहले यानी कि 30 मार्च 2023 को बड़े पैमाने पे राजस्थान दिवस मनाने का और फागोत्सव मनाने का सोचा और कार्यक्रम किया। अब कार्यक्रम में हमने सोचा कि हमको कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट वगैरह नहीं चाहिए, हम अपने ही मेंबर के परिवार के जो बिटिया है, बहुएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम करेंगे। और उनके माध्यम से मुझे आनंद है कि करीबन 70 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 12-15 दिन तक हमने प्रैक्टिस की, कोरियोग्राफर रखा और राजस्थान की थीम पे उसके गानों को लेके पूरा कल्चरल एक्टिविटी किया। उस एक्टिविटी में राजस्थान दिवस का महत्व समझाया, क्यों मनाया जाता है, क्यों 30 तारीख को मनाया जाता है, क्या क्या रियासतों को इकट्ठा किया गया और राजस्थान कैसे बना, ये हमने बात की। एंकरिंग करने के लिए भी हमारे मारवाड़ जैन संघ के परिवार की बहन उसमें उसने एंकरिंग की। उस दिन खाना भी मारवाड़ी ही रखा पूरा, जो आने वाली पीढ़ी को भी उसका स्वाद मालूम पड़े, वो उससे हैबिट बने उनका, तो वो भी रखा गया। और बाहर हमने एक एग्जीबिशन भी रखा अमित जी। वो एग्जीबिशन में हमने राजस्थान की प्रमुख जो चीज़ें थी, जैसे महल है, महाराणा प्रताप की बात है, होटल्स है, ऐसी चीज़ों का एग्जीबिशन रखा और नीचे कैप्शन भी लिखा। तो आने वाली पीढ़ी भी उससे अवगत हुआ कि हमारा राजस्थान इतना गौरव भरा राजस्थान है, ऐसा करके। और बहुत बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम किया, उसकी बड़ी सफलता भी हमको मिली। जैसा साहब, ये सामाजिक समरसता गुजरात में रह के गुजरात के लोगों के साथ, राजस्थान के लोगों को साथ, एक साथ लोगों को आप जोड़ रहे हैं, एक सेतु बनने का काम मारवाड़ जैन संघ जो है वो कर रहा है। काफ़ी लोगों को रोज़गार भी आप लोग दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या गुजरात के हों। एक सवाल ये भी आता है कि हम आपका ये जो फर्म है जैन एडवोकेट्स, ये फर्म किस तरह से आपने इसको पूरा परिवार, आपके पिताजी की बात करें वो भी लॉयर, आप भी लॉयर, आपके सन भी लॉयर, सारे पूरा परिवार और एक ऐसी पीढ़ी, जहाँ तक मुझे पता है कि एक समय ऐसा था कि आप लोग एक्टिव प्रैक्टिस दादा, पिताजी और पौत्र तीनों एक साथ किया करते थे। तो ये कैसे हुआ ये सारे? जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि पूरा परिवार हमारा एजुकेशन में आगे बढ़े, पर हमने एक बात ज़रूर की, दादा ने भी की, मैंने भी की, कि हम बच्चों को बोलते नहीं है कि आपको क्या करना है, पर एक परिवार का एटमॉस्फेयर देख के स्वयं को लगता है कि नहीं मुझे ये करना है। तो दादा भी एडवोकेट रहे, मैं भी एडवोकेट रहा, बेटा भी एडवोकेट रहा। वो बेटा अभी गुजरात हाई कोर्ट में क्रिमिनल प्रैक्टिस भी कर रहा है।
तो ऐसे अलग फील्ड में, परंतु वकालत की फील्ड में। और एक वक्त 6 साल का ऐसा था कि हम तीनों पीढ़ी एक साथ घर से एक्टिव प्रैक्टिस के लिए निकलते थे, और अपने आप में ये चीज़ बहुत अनूठी थी और हमारे लिए बड़ा ही गौरव का ये विषय था कि हम दादा को लेके, पापा को लेके और पोते को लेके हम साथ में निकलते थे। एक जैन साहब, ये भी बहुत अच्छी बात थी। एक सवाल और यहाँ पे आता है कि ये तो बिज़नेस की बात हो गई, समाज जीवन की बात हो गई, लेकिन कभी ऐसी हम बात करें, एक सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ आपको कि संघ में भी थे क्योंकि आप, और काफ़ी विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी आपका परिचय होगा। उनके साथ की कोई ऐसी यादें हैं जो आप जिस समय यहाँ गुजरात में थे उनसे मुलाकात हुई, और कुछ ऐसी कोई यादें हैं, कुछ आपको मिले हों, कभी कुछ बातें हों या कुछ आपको दिया हो उन्होंने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते करते जी, उस वक्त वर्तमान देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई आरएसएस के प्रचारक थे। अहमदाबाद शहर में भी उनकी जिम्मेवारी रही, उसके पहले बड़ौदा भी जिम्मेवारी रही। उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। मुझे एक अच्छा सा प्रसंग याद आता है कि उस वक्त भी नरेंद्र भाई कितने एक दूसरे को मदद करने की भावना वाले थे और चिंता करने वाले थे, कार्यकर्ता की चिंता करने वाले। मुझे याद है करीबन 90 के दशक में, 89-90 के दशक में मैं कुल्लू मनाली घूमने जाने वाला था परिवार के साथ में। तो दिवाली के पश्चात जाने वाला था। तो गुजरात में ये ट्रेंड भी है दिवाली में बाहर घूमने का, तो मैं भी परिवार के साथ जाने वाला था। तो दिवाली के राम राम करने के लिए हम एक जगह इकट्ठा हुए, नरेंद्र भाई, मैं वगैरह। तो स्वाभाविक नरेंद्र भाई ने पूछा कि इस बार क्या कार्यक्रम है दिवाली का आपका? तो मैंने बताया कि मैं कुल्लू मनाली जाने वाला हूँ। अच्छा, कुल्लू मनाली जाने वाले हो, तो आपका बुकिंग वगैरह सब हो गया? तो मैंने बताया हाँ, बुकिंग वगैरह सब हो गया है, कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, वहाँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शांता कुमार जी उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो कोई भी काम है तो आप बता सकते हैं वगैरह। मैंने बताया नहीं, बुकिंग वगैरह हो गया है, सब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, परिवार के साथ आप जा रहे हैं, एक काम करो, मैं आपको एक पत्र लिख के देता हूँ। मैंने बड़ा आग्रह किया कि नहीं चलेगा नरेंद्र भाई, पर नहीं, फिर भी उन्होंने दूसरे दिन कार्यालय में से पत्र लिख के उनकी सिग्नेचर के साथ में शांता कुमार पे मुझे दिया कि अपना एक कार्यकर्ता है प्रदीप जैन, वो वहाँ आ रहा है, तो कुछ भी आवश्यकता हो तो आप उनकी हेल्प करना, ऐसा करके पत्र उन्होंने लिख के दिया था। बहुत ही ये जो बात कही आपने हमारे दर्शकों को भी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि प्रधानमंत्री जी जब नहीं प्रधानमंत्री थे, एक सामान्य कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे, तब किस तरह से उनका व्यवहार था, और आज भी किस तरह से देश को पूरा वो परिवार ही मानते हैं। बहुत अच्छी बात जैन साहब आपने बताई। जैन साहब, एक सवाल ये भी आता है कि जब ये पूरी इतनी यात्रा, पूरा परिवार सभी को यहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान से जोधपुर से आना और गुजरात में अहमदाबाद जैसे महानगर में रहना, और महानगर के अंदर मैं ये कहूँगा कि दूध में जिस तरह शक्कर मिल जाती है उस तरह से मिल गए, पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि खास करके OTT इंडिया के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, गुजरात के लोगों को, और जो प्रवासी दूसरे भी लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, यूपी के हों या मध्य प्रदेश के हों, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, अभी हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम राजस्थान से यहाँ दूसरे प्रदेश में आए हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ का कल्चर राजस्थान से मिलता है। और एक बात बढ़ के भी शायद कहूँगा कि राजस्थान से भी ज़्यादा मीठा ये गुजरात है, वो कल्चरल में, खाने पीने में, हर तरह से हमको कभी ऐसी वापस राजस्थान की याद नहीं आई। किंतु स्वभावगत है कि राजस्थान हमारा मूल प्रदेश है तो उसकी याद रहेगी, परंतु गुजरात है। जैन साहब, बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए और ये पूरी यात्रा बताने के लिए कि किस तरह से आपके दादाजी और अभी आप और आपके पिताजी की बात बताई, आपने आपकी बात बताई, आपके पुत्र की बात बताई,
और विशेष तौर से सामाजिक जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, लोगों को अभी एक दूसरे से जिस तरह से जोड़ रहे हैं और गुजरात के लोगों को भी आप रोजगार दे रहे हैं, साथ ही साथ गुजरात की जनता की भी सेवा कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों की भी यहाँ मदद और सेवा कर रहे हैं। आप लगातार इस तरह से सामाजिक जीवन में लोगों की सेवा करते रहें। और जो आपने एक बात बताई कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र सर्वप्रथम, आप लगातार इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करते रहें। और हमें गौरव है आज हमें आपसे बात करने का मौका मिला, आपसे सारी चीज़ें जानने को मिली। और ये चीज़ें जो हैं हम जब दर्शा रहे हैं दर्शकों को, तो आपके इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें भी एक नई प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से हम प्रवासी होने के बावजूद गुजरात के अंदर स्थायी हो जाते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक शब्द मुझे गुजराती वाला याद आता है कि वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे 5.5 करोड़ गुजराती भाइयों, तो हम उसमें ही आते थे। और ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ में और नए लोगों के साथ में जो राजस्थान से आकर गुजरात के अंदर किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति विशेष के साथ में और उनकी सक्सेस स्टोरी के साथ में। नमस्कार।